नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सराफा बाजार में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की तेजी का तूफान आया हुआ था, उस पर आज अचानक और जोरदार ब्रेक लग गया है। जो चांदी कल तक रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाइयों को छू रही थी, आज उसी बाजार में कोहराम मच गया। चांदी की रफ्तार क्या निवेशकों के लिए खतरे की घंटी है, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर। आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। चर्चा की शुरुआत जो है बजट की कहानी से करेंगे। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल संसद में इकोनॉमिक सर्वे जो है पेश किया। सर्वेक्षण में जो है बताया गया कि भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज होने वाली। साल 2027 तक भारत की जो है अर्थव्यवस्था यानी जो इकॉनमी है 6.8% से जो है 7.2% तक बढ़ सकती है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में ये भी कहा गया कि अगर भारत को लंबे समय तक जो है तेज डेवलपमेंट यानी विकास करना है तो उसे पैसे जुटाने की जो तरीके हैं यानी जो फाइनेंसिंग है उसको बदलना हो और लोन की जो लागत यानी जो कॉस्ट है उसको भी कम करनी हो। असल में अभी भारत में ज़्यादातर कंपनियां और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बैंकों से कर्ज लेकर चलते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि अब समय आ गया है कि बैंकों के अलावा बॉन्ड्स, डिबेंचर और अन्य डेट इंस्ट्रूमेंट से भी जो है ज़्यादा पैसा जुटाया जाए। लेकिन समस्या ये है कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स पर जो टैक्स है जो बहुत ज़्यादा है। प्रवीण सर, डेट टैक्स की इसी कहानी को जो है आपसे जो हम चाहते हैं कि डिकोड हो, क्या है ये मामला सर, समझाइए। देखिए, कल आर्थिक सर्वे जब सरकार ने पेश किया, जो सीए हैं उन्होंने जब इसको बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सीए ही लिखते हैं इसको, तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये निकल कर सामने आई कि सरकार को जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं यानी फिक्स्ड इनकम के जो प्रोडक्ट हैं उन पर, फिक्स्ड इनकम के मतलब एफडी हो गई, बॉन्ड हो गए, डिबेंचर हो गए, कॉरपोरेट बॉन्ड हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई, इस तरह के जिनमें एक सर्टेन निश्चित एक ब्याज मिलता है लोगों को। और हाल के वक्त को अगर आप देखेंगे, पिछले कम से कम 2 साल को अगर आप देख लेंगे, तो इन जो फिक्स्ड इनकम के प्रोडक्ट्स हैं इनको लेकर रुझान बढ़ा है। वजह उसकी ये है कि अनसर्टनिटीज, मार्केट्स जो है वो बुरी तरह से पिटते हुए दिखाई दिए हैं। अब इसी सब सिनेरियो को समझते हुए जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है 2026 के लिए, उसमें इस बात को पे जोर दिया गया है कि जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स हैं, इन पर रेट्स को इन पर जो टैक्स लगता है उसको रेशनलाइज करने की ज़रूरत है, उसको एक समान करने की ज़रूरत है। जी। अब प्रवीण सर, अब जो आपने बात कही कि मार्केट से जब पैसा निकालने की बात आएगी तो वहाँ रार नहीं छिड़ेगी, क्योंकि वहाँ देखिए अभी जो कहा जा रहा है कि डीआईएज जो हैं वो जो है बाज़ार को थामते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर वहाँ से अगर पैसा जो है डेट में आने लगेगा तो वहाँ भी लोग जो है चीख पुकार मचाएंगे। देखिए, चीख पुकार मचना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि फिर कहेंगे कि पॉलिसी को थोड़ा ट्वीक करिए, सरकार से कही जाएगी। मुझे लगता है कि रेट को एक समान, टैक्स की दर को एक समान करने की बात आई है और वो ज़रूरी भी है। बहुत सारे जो चाहे म्यूनिसिपल को, जो अभी इंडिया का जो बॉन्ड मार्केट है खासतौर पर अगर हम उसकी बात करें, तो वहाँ डेप्थ उतना लिक्विडिटी और बाकी चीज़ें हैं नहीं, इसलिए वो मार्केट पनप नहीं रहा जी। इसको करने के लिए ज़रूरी ये है कि आप एक टैक्स की पैरिटी दें, इक्विटी मार्केट के बराबर हिसाब से टैक्स लेके आएँ। सर, कुछ जो समस्याएं हैं उसकी लिस्ट है, मैं बताना चाहूँगा कि जो कर्ज की जो साधन है यानी जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है। ये कहा जा रहा है कि समस्या यहाँ है। कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार जो है छोटा है और उसको कहा जा रहा है कि वो भी कमज़ोर है। नगर निगम, जो आपने कहा कि म्यूनिसिपल बॉन्ड्स जो है अभी भी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिर कहा जा रहा है कि पेंशन और जो बीमा फंड है वो बहुत संकोच के साथ जो है निवेश करते हुए नजर आते हैं। मनी सेंटर में लगातार हम लोग जो है पेंशन फंड को लेकर कहानियां करते रहते हैं। सर, आपने भी कहा था कि लोग डिमांड कर रहे थे कि जो है अब पूरा का पूरा पैसा जो है पेंशन फंड का जो है इक्विटी में लगाने की बात कही जाए ताकि इन लोगों को भी अच्छा रिटर्न्स मिले। क्या वही बात थी सर, कि जो संकोच से जो अभी इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, हाँ, वो बिल्कुल बदलाव आए? बिल्कुल। पेंशन फंड्स जो हैं वो मार्केट में तो संकोच से पैसा लगाते हैं। एक बड़ा हिस्सा यहाँ पे जो है वो डेट मार्केट में जाता है। जितने भी पेंशन फंड्स हैं, या अगर आप पीएफआरडीए के या एनपीएस के भी अगर अभी तक के आप उसको देखेंगे इन्वेस्टमेंट के तौर तरीके के, तो उसमें से आप समझिए कि लगभग 80% के आसपास पैसा आपका डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जाता है। लेकिन जब डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जाता है तो वहाँ फिर टैक्स की जो है वो गड़बड़ी है। मसलन लिस्टेड जो बॉन्ड्स हैं उन पे लॉन्ग टर्म का 12.5% का एलटीसीजी लगता है। इंडेक्सेशन के बेनिफिट्स को हटाया गया। फिर अनलिस्टेड डेट हैं उन पे टैक्स स्लैब के हिसाब से लगता है अगर 36 महीने से कम रखे गए। तो इस तरह के जो डिबेंचर हैं, बॉन्ड्स हैं, इन पे जो टैक्स के अलग अलग तरीके अपनाए गए हैं, वो इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले हैं।
इस कहानी को आप इस बात से भी जोड़ के देखिए कि जो इंडिया में जो फाइनेंशियल जो सेविंग्स हैं उसमें डिपॉजिट्स का जो हिस्सेदारी है वो घट के, हाउस होल्ड सेविंग्स की मैं बात कर रहा हूँ, जी। वो घट के 35% पे आ गई। और ये बात, इस बात का भी जिक्र जो है आर्थिक सर्वे में ही किया गया है। जी। लगभग 52% थी कुछ वक्त पहले, जी। कुछ साल पहले, वहाँ से घट के 35% पे चला ये आ गया। तो यहाँ से अच्छा, बैंकों की भी एक बड़ी समस्या रही है कि साहब उनके पास जो क्रेडिट डिपॉजिट मोबिलाइजेशन करना मुश्किल है। कॉरपोरेट्स जो बॉन्ड लेके आते हैं वहाँ उनके लिए अगर अच्छी रेटिंग के बॉन्ड्स हैं, और हाल के वक्त में अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे प्लेटफॉर्म आए हैं जो कि फिक्स्ड इनकम में, बॉन्ड्स में और उनमें अच्छे रिटर्न वाले उनको लेकर आए हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सिनेरियो चेंज करने की यहाँ पे टैक्स के जरिए सरकार की कोशिश बजट में भी दिखाई दे सकती है, चलिए सर, जिसकी ओर इशारा सीए ने किया है। जी। अब सर चूंकि बजट की बात हो रही है सर, तो अब से मतलब एक दिन ही बस बचा है सर, 1 फरवरी को बजट होगा। क्या उम्मीदें हैं सर, आपको क्या लग रहा है? एक जो क्वेश्चन सामने आ रही है कि मिडिल क्लास कैसे देख रहा है इस बजट को, नौकरी पेशा कैसे देख रहा है, और तमाम सेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो सभी के अपने अपने डिमांड्स हैं, तो क्या वो फुलफिल होता हुआ नज़र आएगा या इस बार का बजट थोड़ा हल्का ही रहेगा सर? देखिए, सरकार की अप्रोच को समझने की ज़रूरत है। थोड़ा सरकार किस तरह से सोच रही है, क्या करना चाहती है, क्योंकि टाइम बड़े अनसर्टेन हैं, वक्त बहुत मुश्किल वक्त है पूरे देश और दुनिया के लिए। और ऐसे में सरकार के पास ऑप्शन एक बड़ा ये है कि वो खजाने को का इस्तेमाल करे ग्रोथ को और बाकी चीज़ों को स्टेबलाइज करने के लिए, जो एक्सटर्नल प्रेशर हैं उनसे बचने के लिए। तो हो सकता है कि सरकार यहाँ पे कुछ बड़ी स्कीमों का, जैसा प्रधानमंत्री मोदी बोल चुके हैं कि रिफॉर्म करने हैं, उस पर पीछे नहीं हटना। तो इस बजट में कुछ हम रिफॉर्म वाले जो स्टेप्स हैं वो उठते हुए देख सकते हैं, अलग अलग सेक्टर्स के लिए। हो सकता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो रेड टेपिज्म है उसको ख़त्म करने की बात हो, चाहे कस्टम्स की बात हो, वहाँ कुछ चीज़ें कट की जा सकती हैं। क्या सरकार इनकम टैक्स पे कोई छूट बड़ी दे पाएगी? मुझे लगता है कि थोड़ा सा सरकार के लिए मुश्किल है यहाँ पे इनकम टैक्स में किसी तरह की सरकार छूट दे, क्योंकि पिछले साल दे दिए और उसका असर ये है, चाहे जीएसटी का और इनकम टैक्स के कटौती को देख लें, कि सरकार के जो रेवेन्यू कलेक्शंस हैं वो हल्के हो रहे हैं जी। तो यहाँ सरकार के सामने बैलेंस बनाने की बड़ी मुश्किल होगी। सर कल भी कुछ हमारे इकोनॉमिस्ट से बातचीत हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि इस बार जो एलोकेशन जो है अब वो एग्री सेक्टर को और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला जो सेक्टर है जहाँ सबसे ज़्यादा डेंट पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उनका कहना था कि एमएसएमई जो है बुरी तरह जो है उस पर मार पड़ती हुई दिखी। एमएसएमई आप बेहतर जानते होंगे सर, इंडियन इकॉनमी की रीढ़ मानी जाती है, तो वहाँ उन सेक्टर्स में कुछ क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं इस बजट में? हाँ, ऐलान हो सकते हैं, एमएसएमईज़ के लिए ऐलान हो सकते हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के लिए ऐलान हो सकते हैं। लेकिन सरकार का एक बड़ा फोकस ये भी रहेगा कि जो घरेलू डिमांड है उसको मजबूत रखा जाए। वहाँ पे जो बहुत सारा सामान मान लीजिए एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा, उसको क्या इंडियन मार्केट में ही खपाया जा सकता है। तो क्रेडिट को लेके जो जितनी क्रेडिट गारंटी स्कीम या इस तरह की जो स्कीमें हैं, इसमें कुछ सरकार ला सकती है जहां कर्ज को आसानी से मुहैया कराया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश और दुनिया में बिजली की जो मांग है, यानी जो डिमांड है, जिस रफ्तार से जो बढ़ रही है, उसने एक नए जो है वैश्विक संकट की आहट दे दी। ये संकट जो है किसी एनर्जी या टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि कॉपर यानी तांबे की जो है संभावित कमी का जो है कारण बताया जा रहा है। पहले एस&पी ग्लोबल ने एक बड़ा अलर्ट जारी किया। रिपोर्ट में कहा गया था, एस&पी की रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, कि दुनिया में जो है कॉपर की मांग इतनी तेजी से बढ़ रही है कि डिमांड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। अब प्रवीण सर, इकोनॉमिक सर्वे में भी सरकार ने चेतावनी दे दी कि आने वाले समय में जो है दुनिया में जो है तांबे की भारी कमी हो सकती है। सर, मनी सेंट्रल में भी हम लोगों ने कमोडिटीज़ को लेकर जो है आपसे बहुत प्रश्न पूछे थे। सिल्वर ETF को लेकर कहा गया था कि एक्चुअल वर्सेस NAV और जो है उसमें बड़ा अंतर है। उस समय भी कहा गया कि सप्लाई चेन क्राइसिस की बात कही गई, सप्लाई शॉर्टेज की बात कही गई। क्या वैसे ही अब सिल्वर से अब जो है हेडलाइन चेंज होकर अब तांबा या कॉपर हो गया क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए और ये थोड़ी सी चौंकाने वाली बात भी है कि आर्थिक सर्वेक्षण में कॉपर को लेके बड़ी बात कही गई है और एक वार्निंग दी गई है कि जिस तरह से AI डेटा सेंटर्स हो गए या पावर डिमांड हो गई या EV हो गई या रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, इन सेक्टरों में जिस तरह से कॉपर की डिमांड बढ़ रही है
वो यहाँ से पूरे ग्लोबल लेवल पर कॉपर की शॉर्टेज को ला सकती है। जी। इसके साथ इन सेक्टरों में जो डिमांड बढ़ी है, उसके साथ ही एक चीज़ और हो रही है कि ग्लोबल लेवल पे जी। जो दुनिया भर के देश हैं जहाँ पे कॉपर के मान लीजिए भंडार हैं, वो प्रोटेक्शनिज्म का सहारा ले रहे हैं कि कॉपर को हमको दूसरे देशों को नहीं देना। ओके। तो इसी चीज़ जिस तरह से सर, माफी चाहूंगा मैं आपको रोक रहा हूँ, जैसे चाइनीज रेयर अर्थ मैग्नेट और मिनरल्स को लेकर चाइना जो स्ट्रैटेजी अपनाई, उसी तरह अब लगता है तांबे को लेकर जो देश हैं, देशों की लिस्ट है हमारे पास जिनके पास जो अच्छी खासी मात्रा में जो है तांबे की बात कही जा रही है। तांबा देखिए कुछ ही देशों में, यानी चिली, कॉन्गो और इंडोनेशिया में ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ आप कह रहे हैं सर प्रोटेक्शनिज्म, ये जो तीनों देश हैं, इन तीनों ही देशों में जो कॉपर की माइंस हैं उनमें आउटेज हाल के वक्त में देखा गया और इसने और डिमांड और प्राइसेस को बढ़ाया है। ऐसे समझ लीजिए कि भारत में जो सरकारी सेक्टर की कंपनी है हिंदुस्तान कॉपर, उसने एक साल में 200% का रिटर्न दिया है, 6 महीने में 133% का रिटर्न दिया। हाल के वक्त में भी अच्छा खासा, एक दिन पहले ही 20% का अपर सर्किट लगा हिंदुस्तान कॉपर में। तो ये जो तमाम जो प्रोटेक्शनिज्म है, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें ये कहा गया है कि अब जो लिवरेज है एक तरह से, वो केवल और केवल जो जिनके पास टेक्नोलॉजी का एडवांस है, एडवांस लेवल पे जिनके पास टेक्नोलॉजी है, उन तक सीमित नहीं रहा। अब असल में खेल चला गया है कि किन देशों के पास क्रिटिकल मिनरल्स का भंडार है। चलिए सर, तांबा इतना ज़रूरी क्यों है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है सर। देखिए लगभग जो है हर जगह इस्तेमाल होता है सर तांबा। मेरे पास लिस्ट है, बिजली की तारों में, सोलर पैनल्स में, विंड टर्बाइंस में, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, एआई डेटा सेंटर्स में और सर्वर्स में। तो मतलब जिस तरह से उस समय कहा गया सर चाइनीज़ रेयर अर्थ मैग्नेट और मिनरल्स को लेकर कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेकर सियाम की, फाडा की चिट्ठी आने लगी कि भैया यहाँ पे जो है प्रोडक्शन ही हॉल्ट हो जाएगा, गाड़ियों को मैन्युफैक्चरिंग रुक जाएगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी दिक्कत आ जाएगी सर अगर शॉर्टेज आया तो बिजली को लेकर। बिल्कुल, और उसमें जो आर्थिक सर्वेक्षण में जो डेटा दिया गया है कॉपर को लेके कि कॉपर की प्रोसेसिंग कैसे होती है, कितना, उसमें बड़े स्टैगरिंग डेटा है, बहुत चौंकाने वाला डेटा है। इसमें कहा गया है कि 1194 ट्रक लोड, यानी ट्रक भर के जब निकलते हैं तो उससे 2866 टन कॉपर जो है उसकी ढुलाई होती है। और इतने 2866 टन जब कॉपर ढोके पहुंचाया जाता है तो उससे 1 गीगावाट का जो है वो विंड टरबाइन का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। 1 गीगावाट के प्रोडक्शन के लिए 2866 टन जो है कॉपर की ज़रूरत होती है जी। अब बात इससे आगे चली जाती है कि साहब 2866 टन जो लगता है निकलेगा कैसे, इसमें ये आता कैसे है, इसका यील्ड कितनी है। ओके। तो आप समझिए कि 0.6% की यील्ड है कॉपर की, जो ओर है, आयरन ओर जो है उससे 0.6% की यील्ड है। लगभग जो है इसमें 200 टन जो है नहीं, वो डेटा है सर जो आप बता रहे हैं ना कि तांबा निकालना इतना मुश्किल क्यों है। कहा जा रहा है कि आज के खानों में जो है तांबे की जो मात्रा बहुत कम होती है। बिल्कुल कहा जा रहा है 1 टन जो है तांबा निकालने के लिए 167 से लेकर 200 टन पत्थर जो है उसको खोदना पड़ता है। असली जो खनन होती है उसमें कहा जाता है कि कचरा, मिट्टी और जो पत्थर जोड़े तो मेहनत और खर्च जो है कई गुना बढ़ जाता है। यानी आसान भाषा में कहे सर, जितना तांबा आपको चाहिए उतना निकालना उसको जो है बड़ा बेहद मुश्किल और महंगा है सौदा ये। हाँ, तो बिल्कुल वही बात है कि 200 टन जब आप आयरन ओर को प्रोसेस करते हैं तब 1 टन कॉपर निकलता है। ये इतना सिंपल है। और 1 गीगावाट का, और सबसे बड़ी जो डिमांड निकल के आ रही दरअसल वो डेटा सेंटर से निकल के आ रही है। 1 गीगावाट की एनर्जी के प्रोड्यूस करने के लिए 1 से 2 मिलियन टन जो है वो ओर को प्रोसेस करना पड़ता है। यानी 10 लाख से 20 लाख टन जब आप ओर को प्रोसेस करते हैं तब 1 गीगावाट, यानी 1 गीगावाट का मतलब वो 2866 टन आप तब कॉपर निकाल पाते हैं। तो इतना जो है सर इसको डिमांड और वो सप्लाई का मिसमैच एक्चुअली अब होने वाला। पूरी दुनिया में जी डेटा सेंटर्स की भरमार लगी हुई है, भरमार भरी हुई है। अब प्रवीण सर, क्या मैं इस कहानी को ऐसे देखूं जिस तरह से क्रिप्टो करेंसीज को लेकर कहा जाता है कि उसको भी माइन करने में बहुत ज़्यादा जो है पानी खपत होता है, इलेक्ट्रिसिटी खपत होता है, क्या उसी तरह का मामला है ये कॉपर की माइनिंग को लेकर? देखिए, क्रिप्टो करेंसी तो फिर भी पूरा डिजिटल असेट है, तब भी उसकी माइनिंग में बहुत रिसोर्सेज लगते हैं। माइनिंग में बिजली बहुत लगती है, वही तो उसी तरह का बिजली लगेगी तो जाहिर तौर पर आपको फिर मान लीजिए कोल बर्न करना होगा, थर्मल एनर्जी। लेकिन यहाँ तो आपको फिजिकल फॉर्म में आपको चीज़ चाहिए जिसकी अवेलेबिलिटी बड़ी सीमित है। और इसीलिए जब इतनी डिमांड बढ़ रही है तो पूरी दुनिया में जिन देशों के पास है
वो अब अपना संकोच के साथ दुनिया को बेच रहे हैं। चलिए सर, अब हमारे व्यूअर्स का एक सवाल है कि प्रवीण जी बड़ा अच्छा बताते हैं कि गोल्ड सिल्वर का कहाँ प्रोजेक्शन जाएगा, क्या करने की ज़रूरत है। तो इसी के बीच में एक सवाल ये भी आता है सर कि लोगों को लगा कि सोना बड़ा अच्छा भाग रहा है, तो लगा कि अच्छा अब ये रुक जाएगा, इससे अच्छा भागेगा सिल्वर, तो लोगों ने सिल्वर पर चढ़ाई कर दी। अब सिल्वर को लेकर कहा जा रहा है कि भाई टॉप वो बना लिया। अगली कहानी मेरी सिल्वर को ही लेकर ही है। तो कहा जाता है एक सवाल कि ना अब गोल्ड ना सिल्वर, अब पैसा बनेगा तो कॉपर में बनेगा। इस जो नोशन है, नरेशन है, इससे आप कितना सहमत है? क्या सही में बनेगा कॉपर में देखिए, पैसा? भारत में अभी जो मैंने बात कही, भारत में हिंदुस्तान कॉपर जो सरकारी कंपनी है कॉपर में काम करती है, और भी कुछ एक कंपनियां हैं, उसका आप रिटर्न 1 साल का देख लीजिए कि कितना दिया है उसने रिटर्न। और इससे, और जो आर्थिक सर्वे में बात कही गई है, अगर हम इन चीज़ों को बुनियाद मान के चलें, जैसा कहा गया है कि दुनिया भर में कॉपर की शॉर्टेज हो सकती है, अगर आप इसको लेकर चलेंगे, अगर आप फेस वैल्यू पे, तो आप समझिए कि आगे के हालात तो जाहिर तौर पे जब डिमांड और सप्लाई के बीच गैप होगा तो प्राइसेस के ऊपर जाने की ही जो है वो संभावनाएं दिखाई देती हैं बेचारा। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। कल तक जो सोना और चांदी रॉकेट की रफ्तार से भाग रहे थे, आज उनकी कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। कल 4 लाख का ऑल टाइम हाई लेवल पार करने वाली चांदी आज 16% यानी करीब 62 से 65 हजार रुपए तक दराम हो गई। वहीं सोने की कीमतों में भी 8% से ज़्यादा की गिरावट आई। आखिर क्या है इस बड़ी गिरावट के पीछे की असली वजह? क्या ये सिर्फ जो है प्रॉफिट बुकिंग है या दुनिया भर में मचे जो जियो पॉलिटिकल टेंशन का असर है? प्रवीण सर, क्या आप कीमतें और गिरेंगी या फिर से रिकवरी आएगी? अगला सवाल आपसे ये है सर, कमोडिटीज़ को लेकर। नहीं, देखिए, गोल्ड और सिल्वर में जिस तरह का इन्वेस्टर्स का एक भगदड़ मची थी और उसको लेके वार्निंग बार बार आ रही थी, अलग अलग क्वार्टर से अलग अलग एनालिस्ट जो है वो इस बात की वार्निंग दे रहे थे कि यहाँ पे अब जो बबल एक तरह का है, ये क्रैश हुआ तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है, इन्वेस्टर्स को सतर्क रहने के लिए कहा गया। और वही हुआ, एक दिन में जो औंधे मुंह गिरे हैं, चाहे गोल्ड के अगर आप प्राइसेस को देख लीजिए, MCX पे गोल्ड का फ्यूचर्स देख लीजिए 9%, या गोल्ड और सिल्वर के ETF को देख लीजिए, सिल्वर के ETF 24% गिरे हैं आज। जी, हमारे पास एक लिस्ट है सर ETF की, आपने बात कह दी है, तो ETF का भी जो प्रदर्शन है वो भी बहुत ही जो है डरावना वाला है। SBI सिल्वर ETF, इसमें जो है 20.50% की गिरावट आई है। एक्सिस सिल्वर ETF 20.16% की गिरावट। ICICI प्रू सिल्वर 20.14% की गिरावट। निपॉन इंडिया 18.59% की गिरावट। HDFC सिल्वर ETF 16.37%। टाटा सिल्वर ETF 12.51% की गिरावट है। तो कमोडिटीज़ के अलावा सर जो ETF वाला बाजार है वहाँ भी जो है कोहराम मचा हुआ है। चारों तरफ जितना पूरा सिल्वर मेटल्स पैक है, और खासतौर पर प्रेशियस मेटल्स की बात करूँ, आज कॉपर में भी गिरावट दिखाई दी। सारे में तगड़ी जो है वो आपको जो है गोल्ड बीज आज समझिए कि निप्पॉन का 10% डाउन है। इसी तरह सिल्वर के फ्यूचर्स के जो प्राइस हैं MCX पे, अगर आप वो देखेंगे तो मार्च एक्सपायरी का सिल्वर फ्यूचर्स 15% गिरा है जी, 3,39,000 रुपये किलो पे आ गया। सोने का दाम जो है MCX पे अगर आप देखेंगे 9% गिरा, 1,68,000 रुपये पे आ गया, जो एक दिन पहले 1,93,000 रुपये पे था। जी, तो कीमतों में जो है वो शार्प गिरावट इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि क्या जिस वार्निंग की बात कही जा रही थी, क्या अब वो सच होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आगे कुछ दिन और इस तरह की तेज गिरावट दिखाई दी तो कितने बड़े पैमाने पर इन्वेस्टर जिन्होंने ऊंचे प्राइसेस पे एंट्री की है, ये सोच के कि बड़ा अच्छा तगड़ा जी, मुनाफा होने वाला है, वहाँ उनके किस तरह की हालात होने वाले हैं। शेयर बाज़ार में तो बड़ी गिरावट देख के ही आए लोग, पोर्टफोलियो ज़्यादातर लोगों के मुझे लगता है कि लाल उसमें होंगे, नुकसान में होंगे। और अब जब सोचा कि डाइवर्सिफाई करें, सिल्वर में पैसा बनने वाला है, तो जो लोग लेट हुए, जिन्होंने शुरू में लगाया होगा, हो सकता है उनको फ़ायदा हो रहा हो। बहुत सारे आज ये भी बताया जा रहा है कि एक बड़ा रीजन ये था कि लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की। जी सर, एक और बड़ी वजह है, ये भी आ रही है बात कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने नए अमेरिकी फेडरल रिजर्व चेयर के जो चयन है उनकी योजना का ऐलान किया। इस बात की अटकलें जो है वो तेज हो गई कि फेड को एक ज़्यादा सख्त यानी जो है हॉकिश जो है वो चेयर मिल सकता है, जो ब्याज दरों को लेकर जो है कड़ा रुख अपना सकता है। ये भी एक खबर आई। और जिस तरह से आपने कहा कि दूसरा फैक्टर तो जो है कि मुनाफा वसूली, भाई 1 लाख का माल 4 लाख हो जाए तो लगता है कि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा कर ही ली जाए। नहीं, बिल्कुल, जो सबसे बड़ा दरअसल फैक्टर आज यही था कि जो फेड रिजर्व के चेयरमैन को लेके ये माना जा रहा है कि अब उनका नॉमिनेशन
किया जा सकता है, जो जेरोम पॉवेल हैं उनको बदला जा सकता है, इसको लेके। और जो बात ये कि एक हॉकिश रुख रख सकते हैं ब्याज दरों को लेके। अभी जो कल जो बैठक हुई फेड की, जी उसमें ब्याज दरों को स्टेबल रखा गया। जी अब आगे जाके क्या जो नए फेड चेयरमैन हैं, क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो चाहते हैं कि ब्याज दरों में बड़ी कटौती की जाए। जी। अब प्रवीण सर आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से जो वोलाटिलिटी एट इट्स स्कोर मैं कहता हूँ कि 24,000 कभी बढ़ोतरी, फिर कभी 60,000 रुपये की गिरावट, ऐसे समय में इन्वेस्टर्स को क्या मतलब सलाह होनी चाहिए? क्या उनको अपना कॉर्पस बचा के रखना चाहिए, या ऐसे माहौल में जो है चुपचाप बैठे वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी बेहतर है? देखिए, मौजूदा जो माहौल है वो किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट को लेके बड़ा अनसर्टेन है। जी और ये गोल्ड सिल्वर में भी अब ऐसा ही दिखाई देने लगा है कि एकदम जो है वो गिरावट आई। अब जो जानकार हैं, जो लोग ये बताते हैं कि भाई क्या करना चाहिए, उनके हिसाब से तो ये कहा जाता है कि आप धीरे धीरे पैसा लगाएं, एक साथ एक मुश्त न लगाएं, चाहे सोना हो या चांदी हो। आप स्लो एसआईपी जैसे तरीके से, ताकि आपकी जो एवरेजिंग होती रहे और आप कोई किसी बड़े क्रैश में आपको बहुत बड़ा नुकसान न हो वहाँ पे। तो एक तो तरीका ये बताया जाता है। दूसरी बात ये है कि फ़िलहाल कुछ वक्त के लिए भैया अपना कैश होल्ड करके रखिए, कम से कम आप लॉस से बचे रहेंगे। बेहतर विकल्प ये भी है कि आप अभी इस वक्त बहुत सारे एफडीज़ और उनमें अच्छा खासा ब्याज अभी भी बैंक ऑफ़र कर रहे हैं, कुछ वक्त के लिए वहाँ लगा सकते हैं एक बार जब ग्लोबल सर्टेनिटी दिखाई दे। क्योंकि आर्थिक सर्वे में एक बात और कही गई कि 10 से 20% चांस है कि 2008 जैसी मंदी आ सकती है। ओके हाँ, तो ये इसी साल, तो ये जो जिस तरह के ग्लोबल हालात हैं, वो एक बड़ी जो रिसेशन है 2008 जैसा, उसको लेके आ सकते हैं। तो ये जो चेतावनी जिस तरह की हैं, उसमें एक तरीका यह भी हो सकता है कि लोग अपना कैश अपने पास होल्ड करके रखें, बाद में देखें एक बार जब ये पूरा का पूरा फेज निकल जाए, मान लीजिए भारत और अमेरिका की डील हो जाए, यूक्रेन का रूस का जंग रुकती हुई दिखाई दे, और हालात तो अब और ख़राब हो रहे हैं, लग रहा है कि ईरान और अमेरिका भी जंग के मोड़ पे पहुंच रहे हैं। तो जिस तरह से जो है ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो देखना होगा कि कब इससे जो है पटाक्षेप होता हुआ दिखेगा। लेकिन प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।